देखिए बेटे, ये जो टॉपिक है तुम जो आज पढ़ने वाले हो, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आपको मिलता ही है, मैक्सिमम चांसेस होंगे अब कि 3 नंबर के आपको क्वेश्चंस मिले। पहले जब हुआ करता था तब ये 6-6 नंबर के क्वेश्चंस फिक्स होते थे इससे, बेस थ्योरम से, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, इसमें जो बेस थ्योरम है ये ऐसा है कि एक बार समझ लिया आपने तो कोई परेशानी नहीं होनी है, पूरे नंबर आने हैं आपको। एक बार आपको समझना है, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले भी नहीं है, मात्र एक ही फॉर्मूला है और उसको ढंग से देखना है। अच्छा, ये जो बेस थ्योरम है कहां से आया है तो मैं आपको बताता हूं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है इससे पहले, इसीलिए उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बेस थ्योरम ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। एक और टॉपिक है जो कि बीच का है, वो बाद में कराऊंगा, मैं आपको इसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप क्या पढ़ते थे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप ये पढ़ते थे कि अगर एफ हो गया है तो ई होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही है कि एक चीज हो गई है कि एफ हो गया है तो ई होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, सही है। बेस थ्योरम क्यों आ जाता है? जब मल्टीपल कंडीशंस डल जाते हैं ना किसी क्वेश्चन में, ध्यान से समझना इस बात को, जब एक से ज्यादा कंडीशंस डल जाते हैं तब हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं बेस थ्योरम। कैसे? जैसे एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ये तीनों हो गए हैं तो बताओ ई होने की प्रोबेबिलिटी। डिफरेंशिएट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक कंडीशन दी गई है, एक हो गई है और दूसरी होने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ ली गई है, दिस इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है एक्चुअली में बेस थ्योरम। वहां क्या होता है कि मल्टीपल कंडीशंस हो जाते हैं और तब आपसे एक की पूछी जाती है। समझ में आ गया? अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो फिर आपको मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। क्या बोला मैंने कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हो जाएं और तब किसी और की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तब उस समय आप कौन सा थ्योरम लगाओगे? बेस थ्योरम। समझ में आ गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? ठीक है। अब बेस थ्योरम का ना मैं सबसे पहले आपको एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूं, ध्यान से देखो। यह है तुम्हारा बेस थ्योरम। इसको करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान भी देना पड़ेगा कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चनों की जो रीडिंग होगी आपकी वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में ही सारा सॉल्यूशन छुपा रहता है, इसमें कुछ भी बाहर से, कुछ भी इधर उधर से आपको लाना नहीं है, कुछ भी आपको सोचना नहीं है, समझ रहे हो ना। आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है और सारी चीजें वहीं दी हुई हैं, वहां से आपको सॉल्व करना रहता है। ओके, चलिए जी। बेस थ्योरम का जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको बताया मल्टीपल कंडीशंस। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन में ए, ठीक है जी। ये क्या होता है? ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में ई आई अपॉन में समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में ई आई, और आई की वैल्यू जो स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी और आई की वैल्यू जाएगी n तक, ठीक है। यहां पर जो ये आई है वो क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका बेस थ्योरम का जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहां पर जो आई की वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है तुम्हारी 1 2 3, जितनी भी कंडीशंस दी गई हो वो सारी क्या है आपकी आई की वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि 3 इवेंट हो गए। कितने इवेंट हो गए? 3 इवेंट हो गए, राइट। इवेंट कितने हो गए तुम्हारे? 3 हो गए। 3 इवेंट हो गए मतलब क्या हो गया तुम्हारा? E1 हो गया, E2 हो गया और क्या हो गया? E3 हो गया, ठीक है जी। ध्यान से समझना है। आपसे पूछ दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन में A बताइए। क्या बताइए? E2 अपॉन में A बताइए। तो इसके हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला, ये समेशन का मतलब क्या होता है पता है ना? सम। समेशन का मतलब क्या होता है? सम होता है। तो E2 अपॉन में A चाहिए, तो ये जनरल फॉर्मूले के हिसाब से आपका क्या हो सकता है? ये हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना? E2 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2 अपॉन में कितना? समेशन बोला है तो मैं क्या 1 2 3 तीनों ही लूंगा। तो पहले अगर मैं 1 लेता हूं तो साथ में क्या आएगा मेरा? A अपॉन में E1, क्योंकि समेशन दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा। अगर मैं E2 लेता हूं तो साथ में कितना हो जाएगा? A अपॉन में E2। और अगर मैं तीसरा ले लेता हूं, क्या E3 ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E3। क्योंकि 3 ही थी इसमें इवेंट, E1 E2 E3 ही था, तो हमारा कहां तक गया? ये E3 तक ही गया।
तो हमारा जो फॉर्मूला है बेस थ्योरम का, रटने का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, आप सिंपली देखोगे समझ में आ जाएगा। जो निकालना है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और जितने भी उसमें कंडीशंस होंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे, E1 E2 E3 जितना भी होगा, किसी क्वेश्चन में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन होगा तो उसमें 4 भी हो जाता है, ठीक है। तो चारों का समेशन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सिंपल है, आउटकम अपॉन में टोटल। प्रोबेबिलिटी तो यही होती है ना, क्या होती है, आउटकम अपॉन में टोटल। समझ में आया। अगर मान लो 2 इवेंट हो जाता है, कितना इवेंट हो जाता है, 2 केसेस उसमें दे दिए जाते हैं, एक E1 हो गया और एक क्या हो गया तुम्हारा, E2 हो गया। तो उस केस में आपसे पूछा गया अगर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में A बताओ, तो क्या करोगे बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट कितना, A अपॉन में E1, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट A अपॉन में E1 प्लस कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 डॉट A अपॉन में E2। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर ये E1 क्या है, E2 क्या है, A अपॉन में E1 क्या है, A अपॉन में E2 क्या है, वो हमें क्वेश्चन में मिलेगा। अभी आप जस्ट फॉर्मूला को समझो। फॉर्मूला अगर आपने समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। निकालना क्या है उसके हिसाब से फॉर्मूला बना रहे हो, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, फॉर्मूला आपने समझ लिया। एक बार जरा फॉर्मूला इत्मीनान से, तमीज से, ये वाला और ये वाला भी नोट करिए अपनी कॉपी में, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फॉर्मूले के नाम पे बस इतना ही है, ठीक है। फटाफट इसे नोट करिए एक मिनट के अंदर। चलिए देख लीजिए जरा, आपने जो फॉर्मूला लिखा है इसमें आपको क्या बताया था कि मल्टीपल कंडीशंस दी जाए, है ना। तो क्या मल्टीपल कंडीशंस हैं, E1 हो गया, इसमें E2 हो चुका है, इसमें कितना हो गया, E3 हो चुका है। तब आपको बोला है कि E2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। आ रही बात में, जब आपके बहुत सारे कंडीशंस हो गए हो और उसमें से एक कंडीशन की प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेस थ्योरम बोलते हैं। ये जो क्लास ले रहे हो, इस क्लास का तुम्हारा मेन एम ये है कि बेस थ्योरम को समझना, ठीक है। समझ के 5 6 7 8 जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस करोगे। आपको ऐसा नहीं आएगा, मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तुम सोच रहे हो कि फॉर्मूला सीख लिया और एक क्वेश्चन करा दिया मैंने तो तुमको आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमको मेरे साथ कम से कम 4 5 क्वेश्चंस करने होंगे। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीजें होंगी जो कि आपको सीखना है। जब तक 4 5 क्वेश्चन मेरे साथ नहीं करते हो तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कैसे कराऊंगा, मैं आपको एक तरीके के क्वेश्चन पहले करा दूंगा, फिर उसके जैसा ही आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा ट्राई करने के लिए, ठीक है, जिससे आप थोड़ी बहुत आपकी थिंकिंग एबिलिटी जनरेट हो, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सबसे आखिरी में करना है, ये ठीक है जी। ये जो पहला क्वेश्चन है इसको अभी देखना भी नहीं है आपको, ये बहुत आखिरी में करना है, बिल्कुल एंड में करना है। सेकंड क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन एम है बेस थ्योरम को सीखना, तो पहले उसे सीखेंगे हम। देखिए जी बेटे, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। आप लोग बुक में देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाकी मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं तो यहां भी देख लीजिए आप। देखिए जी, बोला गया है अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग है उसमें कितने रेड है, 4 रेड है और 4 ब्लैक है। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक। कोई दूसरा बैग है, एक बार इधर ही देख लीजिए बेटे सारे बच्चे, कोई दूसरा बैग है वो क्या कर रहा है, उसके पास कितने हैं, 2 रेड है और 6 ब्लैक है। वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। दोनों में से एक बैग को सेलेक्ट कर लिया, पता नहीं कौन सा बैग है। 2 बैग रखे हैं, कोई सा भी बैग उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और क्या किया, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 बैग रखे थे, ये एक बार पढ़ने से ऐसा लगेगा पर पता नहीं क्या है, ये कौन सी चीज है, पर आप थोड़ा ध्यान से एक एक चीज को स्प्लिट कर करके पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। 2 बैग रखे हुए हैं, दोनों में से कोई सा भी बैग उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसमें से एक बॉल निकाल लिया, और बॉल निकाला तो पता चला कि बॉल जो फाउंड हो रहा है वो क्या फाउंड हो रहा है, रेड कलर का बॉल है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। आप प्रोबेबिलिटी ये बताइए कि वो पहले बैग से बॉल जो है वो निकला होगा। समझ में आया। अब आप समझ नहीं सकते हो कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मैं आपको समझाता हूं। सारा डाटा को पहले रिप्रेजेंट करना सीखना है। प्रोबेबिलिटी जो बेस थ्योरम है ये, इसमें क्या है, सारा जो भी डाटा है ना उसको पहले लिखो कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, निकालना क्या है, एंड देन उसके बाद हमको बेस थ्योरम लगाना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए जरा, सॉल्यूशन यहां पर लिख देता हूं मैं। बैग कितने हैं, 2,
तो मैं क्या करूंगा, देखो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से ही करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे आप, ध्यान दीजिए। आपको लिखना होगा लेट E1 को मान लो बैग 1, बैग 1 आपने क्या मान लिया E1, बैग कितने हैं टोटल 2, तो बैग 2 को आपने E2 मान लिया। क्लियर है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? आपने E1 मान लिया बैग 1 और E2 क्या मान लिया आपने बैग 2, ठीक है जी। आइए जरा कुछ डाटा इनका जो है वो लिख लेते हैं। यहां पर E1 है, E2 है, कौन कौन से कलर के बॉल हैं इनमें, रेड और ब्लैक, रेड और ब्लैक। ये जो बॉक्स है ना, ये जो टेबल जैसा है, कुछ ऐसा बना लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। E1 में रेड कितने हैं 4, और E1 में ही 4 ब्लैक भी हैं। E2 में रेड कितने हैं हमारे पास 2, और E2 में ब्लैक कितना है हमारे पास 6। ये जो बॉक्स बनाया है ना, ये आपको क्वेश्चन करने के लिए बड़ा इजी बना देगा। थोड़ा सा आपने पेशेंस से बॉक्स बना लेना है। ये आपने बॉक्स बना लिया, ठीक है जी। ये है पूरा डाटा। टोटल बॉल कितने हो गए तुम्हारे, टोटल बॉल बताइए हैं? ये 8 हो गया और ये कितना हो गया 8, तो मिलकर कितना हो गया तुम्हारा 16। सही है जी। टोटल बॉल हमने लिख लिया है, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके यूज करेंगे। अब आइए जरा, आपको दिया क्या गया है और निकालना क्या गया है, निकालना क्या है। हर एक क्वेश्चन में आपको ना फाउंड टू भी कुछ होगा, ध्यान से समझना। जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें कुछ निकाला जाएगा और पता चलेगा कि वो ये है, निकाला जाएगा और पता चलेगा कि वो कुछ मिला है हमको। आरी बात में वो कुछ भी मिला है, फाउंड टू बी होगा ही होगा हर एक क्वेश्चन में। तो जो फाउंड वाला पोर्शन होता है उसको क्या मानना है, वो हमेशा फिक्स है कि आपको उसको क्या मानना है। देखो इसमें क्या फाउंड हुआ है, the two bag is selected at random and one ball is drawn from the bag which is found to be red। कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेलेक्ट कर लिया और उसमें से एक निकाला और फाउंड टू बी पता चला कि ये कुछ है। आरी बात में रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, कुछ भी है। ओके, तो जो भी फाउंड होता है ना उसे हमेशा ए लेना है। आपको क्या लेना है, ध्यान से समझ लो। जो भी फाउंड होता है, जो भी फाउंड होगा, क्वेश्चंस करोगे अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में यही होना है, जो भी फाउंड होगा उसे आपने क्या लेट करना है, ए लेना है। तो आपने ए क्या ले लिया, रेड बॉल फाउंड। क्या मिला है आपको, रेड बॉल मिला है, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखना जरा, क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो कौन से बैग से है तुम्हारा। अगर वो रेड बॉल मिला है तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट बैग से है। तो इसका मतलब आपको निकालना क्या है निकालना क्या है आपको मिला क्या है, रेड बॉल नीचे क्या आता है, जो मिला होता है, ठीक है। और कौन से बैग से निकालना है, फर्स्ट बैग से। तो आपको एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए निकालना है। समझ में आया कि निकालना क्या है तुमको, E1 बाई ए निकालना है। बेस थ्योरम के हिसाब से हमारा फॉर्मूला इसका क्या बनेगा बताइए। इसका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट ए अपॉन में E1, ए अपॉन में कितना E1 अपॉन में क्या होगा, कितने बैग हैं इसमें, 2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कंडीशंस 2 हैं, ए अपॉन में E1 प्लस कितना E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E2। बताइए जी, समझ में आ गया क्या, फॉर्मूला समझ में आ गया कि आपको फॉर्मूला तक कैसे पहुंचे हो। अब इस फॉर्मूले के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, वही निकालना है आपको। क्या क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए अपॉन में E1 क्या होगा। अच्छा, ए अपॉन E1 का मतलब क्या हुआ, ए अपॉन में E1 का मतलब क्या हुआ, वैसे तो फॉर्मूला है बट डायरेक्ट क्या हुआ, डायरेक्ट मतलब ये हुआ कि E1 का मतलब फर्स्ट बैग से ए क्या है, रेड बॉल, पहले बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ए अपॉन में E2 का मतलब क्या हुआ, दूसरे बॉल से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। इसको थोड़ा डायरेक्ट भी समझ सकते हो ना कि ये है, ठीक है। आइए जी, पहले E1 E2 निकालेंगे, फिर ए अपॉन में E1 ए अपॉन में E2, सारी चीजें जो भी आपको बोला गया है वो निकालेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब है कि आपको बैग 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बैग 1 कितने हैं इसमें, एक ही है ना, और टोटल बैग कितने हैं तुम्हारे पास, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा 1/2। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या हुआ, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी बताइए।
क्या होगी बैग 2 की प्रोबेबिलिटी? बैग 2 कितना है? एक ही है, और टोटल बैग कितने हैं तुम्हारे पास? तो ये कितना हो जाएगा? 1/2। अच्छा जी, आपको और भी तो निकालना है, ए अपॉन में E1 भी तो निकालना है। समझिए थोड़ा, ए अपॉन में E1 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट बैग से रेड की प्रोबेबिलिटी। तो पहले बैग में रेड कितने हैं? पहले बैग में रेड कितने हैं? 4। और टोटल बॉल कितना है तुम्हारे पास? 16। कितना है तुम्हारे पास? ध्यान से समझिए, अगर पहले बैग की बात कर रहे हैं हम, तो पहले बैग में टोटल जो बॉल है वो कितना है तुम्हारे पास? 8 है। इस चीज का समझना है आपको, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? अच्छा जी, ए अपॉन में E2 का मतलब क्या हो गया? हाँ जी, ए अपॉन में E2 का मतलब क्या है? सेकंड बैग में रेड कितने हैं? तो सेकंड बैग में रेड कितने हैं तुम्हारे पास? 2। और टोटल कितना है तुम्हारे पास? इसमें भी 8 ही है। समझ में आया क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज समझना कि यहाँ तो बैग 1 और बैग 2 क्या हो गया तुम्हारा? अलग अलग हो गया। अगर कभी कभार सारे मिक्स होते हैं ऐसा कुछ, ठीक है ना, कुछ चीजें होंगी क्या हो जाएंगी तुम्हारी? मिक्स हो जाएंगी। उस केस में क्या होगा? जो टोटल होगा वो आपको लिया जाता है। ओके, अच्छा जी, E1 E2 ए अपॉन में E1 ए अपॉन में E2 सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपको क्या करना होगा? इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करोगे, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके जो तुम्हारा आंसर होगा वो क्या होगा? उसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आया क्या? कैसे करना है, डाटा को कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए और मुझे फाइनल आंसर, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, एक बार फटाफट मुझे फाइनल आंसर बताइए। और फिर कहीं डाउट बन रहा है तो फिर डाउट भी मुझसे पूछिए फटाफट। देखो, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होता है थोड़ा ये भी देखना। यहाँ भी ना कुछ ट्रिक यूज करना होता है आपको, ठीक है ना, कुछ थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करना होता है। देखो कैसा ट्रिक होता है, वो किस तरीके का होता है। देखो, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए तो कितना है? 1/2। और ए अपॉन में E1 चाहिए, वो कितना है हमारे पास? 4/8। यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ए अपॉन में E1 हो गया आपका 1/2 इंटू में कितना? 1/8 प्लस E2 कितना है तुम्हारे पास? 1/2 ही है। और ए अपॉन में E2 कितना है तुम्हारे पास? 2/8। आपके दिमाग में सबसे पहले आता होगा कि सर हम क्या कितना है ये? 1/8 ये वाला ना, हाँ जी, ये 4/8 है, ठीक है। आपके दिमाग में आता होगा कि सर 2 से 4 काट लेता हूं मैं, 2 से फिर इसको 8 को काट लेता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं। जनरली ये होता है सबके दिमाग में। पर बेस थ्योरम में ना एक बड़ा ही बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है ये, कि कैलकुलेशन आपका थोड़ा आसान बन जाएगा। कैसे आसान बन जाएगा? थोड़ा क्लेवर आपको कैलकुलेशन करना है। क्लेवर कैलकुलेशन क्या होता है? देखो, 2/8 ऊपर भी है, 2/8 यहां भी है और 2/8 यहां भी है। तो मैंने क्या कर देना है, नीचे से, ऊपर से तो 1/2 इंटू 4/8 है ही, नीचे क्या कर दूंगा? 1/2 इंटू 1/8 कॉमन ले लूंगा। यहां क्या बच जाएगा? 4। और यहां क्या बच जाएगा तुम्हारा? 2। ये 2/8 गया। समझ में आ रहा नहीं यार? ये तो चलो छोटा कैलकुलेशन था, यहां उतना मजा नहीं आ रहा होगा, पर जब बड़े कैलकुलेशन होंगे, इसमें बड़े बड़े भी कैलकुलेशन होते हैं, कुछ भी होता है, तो उस केस में क्या होगा? तुमको बहुत बढ़िया ये होगा। समझ में आया क्या? सेम है तो कॉमन ले लिया आपने, कॉमन लेके काट दिया, ऊपर क्या बच गया तुम्हारा? 4, और नीचे क्या बच गया तुम्हारा? 6। 2 से गया, 2 से ही गया, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 2/3। ये तुम्हारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आया कुछ समझ में? क्या क्या चीजें सीख ली आपने? समझ में आ गया? क्वेश्चन में कहीं कोई परेशानी, कोई डाउट है तो मुझे बताइए फटाफट जल्दी से, जहां कहीं परेशानी आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही है तो एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको अभी दूंगा मैं करने के लिए, थोड़ा ध्यान से देख के करना है। सारी चीजें समझ में आ गई? क्वेश्चन पढ़ना है। बैग कितने हैं? 2 बैग है, ठीक है। फाउंड टू बी हमेशा क्या होता है? ए होता है हमेशा। फाउंड टू बी, जैसे तुमने कुछ भी उठा लिया, मान लो ऑरेंजेस उठा लिया, उसमें गुड और बैड है, और फाउंड किया आपने, पता चला वो गुड है, तो ए क्या हो जाएगा उसमें? मैं गुड। आ रही बात है ना? इस तरीके की चीजें होनी है। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। सारा डाटा आपने लिख लिया। यहां पर क्या आया तुम्हारा? A/E1। अब यहां पर आपको डाउट बन रहा था, क्या बन रहा था कि सर A/E1 है, तो ए रेड बॉल कितना है तुम्हारा? 4 E1 में। और टोटल बॉल में ये वाला ना लेके हम, क्योंकि हमें पता है ना कि E1 बैग ये रहा और E2 बैग ये रहा, अलग अलग है, तो E1 में कितना है ये तो हमको पता ही है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया? E1 का ही लिया, और इसके नीचे भी किसका लिया हमने? E1 का ही लिया, E2 का ही लिया। समझ में आया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अगर ये समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं बिल्कुल इसी की तरह। ये एग्जाम्पल नंबर 16 है, ये ध्यान से देख के पढ़ना है इसको, एग्जाम्पल नहीं देखना है, यही देख के करना है। बुक के एग्जाम्पल देखोगे फिर सॉल्यूशन देख लोगे, फिर चीजें तुमको आएंगी नहीं समझ में अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ध्यान से देख के क्वेश्चन पढ़ लो। अगर यहाँ देखने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप बुक का यूज कर सकते हो। क्वेश्चन को देख के ट्राई करो बढ़िया तरीके से।
चलिए बेटे, कितना आंसर आया इसका जरा ये बता देना मुझे। 35/68 ये इसका आंसर हो गया। सेम ही था ये, बिल्कुल उसी की तरह ही था ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 17 है ये। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी आप वैसे ट्राई तो कर सकते थे, बट एक बार देख लीजिए क्योंकि इसमें हल्का सा थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग इसमें। देखिए बेटे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जरा। बोला है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 आइडेंटिकल है, मतलब एक तरीके के बॉक्स हैं तीनों। ठीक है, कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। ईच कंटेन्स 2 कॉइन। जो 3 बॉक्सेस हैं सब में क्या है? 2-2 कॉइन है। ठीक है, क्या है आगे पढ़ेंगे। इन बॉक्स 1 बोथ कॉइन्स आर गोल्ड। पहले बॉक्स में दोनों के दोनों गोल्ड हैं, सही है। दूसरे बॉक्स में दोनों के दोनों क्या है? सिल्वर है। एंड इन द थर्ड बॉक्स देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। तीसरे बॉक्स में 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। डेटा समझ में आ रहा है? अच्छा जी। अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। उसने कोई सा भी बॉक्स चूज कर लिया और उसमें से एक कॉइन को निकाला, तो निकाला तो फाउंड होगा। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, क्या फाउंड हुआ? गोल्ड का मिला। कॉइन किसका है? गोल्ड का। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। ये था इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बॉक्स में है। हल्का सा ट्विस्ट है, बहुत माइनर सा है, इसलिए ये मैं आपको करा रहा हूं और मुझे कुछ कराने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रही है, आप समझ में आ जाएगा आपको। एक अगर गोल्ड का है तो दूसरा भी क्या पूछा है? गोल्ड का बताइए। तो दूसरा गोल्ड किस में हो सकता है? 2 बॉक्स। पहले में ही 2 गोल्ड कॉइन है ना, दूसरे में तो 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। तो अगर गोल्ड हो जाएगा तो दूसरा तो वो सिल्वर ही होना है, उसमें तो गोल्ड होने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसका मतलब अगर पहला भी गोल्ड है तो दूसरा गोल्ड किस में हो सकता है? बॉक्स 1 में। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा खुद से ही सोचना था कि कौन से में आ रहा है ये। ओके, तो 3 बॉक्सेस हैं। कितने बॉक्स हैं? तो लेट क्या करोगे? E1 इज इक्वल टू कौन सा? बॉक्स 1 बॉक्स। E2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? बॉक्स 2। और E3 हो जाएगा तुम्हारे पास बॉक्स 3। अच्छा जी, A क्या हो जाएगा? क्या फाउंड हुआ है? गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन। तो क्या तुम हल्का सा, अच्छा निकालना क्या होगा? निकालना क्या बोला है कि अगर गोल्ड है, अगर गोल्ड है मतलब A है, तो आप बताइए कि दूसरा भी गोल्ड है, तो दूसरा गोल्ड किस में हो सकता है? तो आपको ये निकालना है। ठीक है, तो आप खुद से थोड़ा सा ट्राई करोगे, फिर मैं आगे कंप्लीट कराऊंगा, है ना, क्योंकि जो बताना चाहिए था वो तो मैंने आपको बता दिया। एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं, आपसे नहीं होता तो मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर कितना आया फाइनल फिर तुम्हारा? 2/3 है ना। देखो आपने फॉर्मूला लिखने में जो है ना, आप कोई जल्दीबाजी मत करो, आराम आराम से जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, जो जो चीजें हैं, जो डाटा है वो सारा लिखो और सॉल्व करो। आरी बात में डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट की आदत बनी रहेगी, एग्जाम में गलत करके आ जाओगे, फिर कहो अरे यार 3 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया, अरे यार 15 नंबर का क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है ना, तो आते हुए भी अगर क्वेश्चन आप गलत करके आओगे तो उस पढ़ाई का कोई फायदा ही नहीं है। नहीं आ रहा है क्वेश्चन, वो गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आते हुए अगर क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं तो फिर पढ़ना लिखना छोड़ दो, है ना। अगर आपको आते हुए क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या वो क्वेश्चन जो आप कर सकते हो वो भी आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो है ना एक कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, या फिर आपने आदत ही ऐसी बनाई है, फटाफट क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट में लिख लिख के आपने कर दिया, तो वही आदत वहां भी बनेगा, है ना। आपने पूरे साल आदत बनाई है जिस चीज की, वही वो एक दिन में सुधर थोड़ी जाएगी। होता है ना, बच्चे कहते हैं अरे सर हम अभी यहाँ कर रहे हैं ना, एग्जाम में तो वैसे करेंगे। पूरे साल ऐसे ही पढ़ लो, एग्जाम में करके दिखा देना, है ना। 15 दिन की आदत 16वें दिन छूटती नहीं है, और तुम पूरे साल की बात कर रहे हो, है ना। पूरे साल में लगभग 300 दिन तुमने पढ़ाई करी होगी 12वीं क्लास में। 365 दिन होता है, तो 65 दिन मान लेते हैं कि कुछ नहीं देखा होगा, 300 दिन तो कुछ ना कुछ देखा ही होगा, है ना। चलिए जी, तो आदत साथ में लेके चलने से ही होता है। ये दिमाग में अगर आपके रहेगा कि नहीं एग्जाम के दिन कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा,
एग्जाम के दिन अगर करने बैठोगे तुम प्रॉपर तरीके से करना तो छूट जाएगा आधा पेपर, क्योंकि तुम्हारी आदत ही नहीं है उस चीज की। आ रही है बात समझ में? तुम्हें तो प्रॉपर ढंग से लेट और सारी चीजें मेंशन करके लिखने की आदत तो थी नहीं ना। आज आप नई आदत बना रहे हो तो 3 घंटे का पेपर तुम्हारा 6 घंटे में हो पाएगा, है ना? तो दिमाग से ये कुछ चीजें निकाल लो। अनसक्सेसफुल का जो है ना, यही है एक राज। क्या हुआ इसका फॉर्मूला, क्या बता दिया आपने? आपने बता दिया ये कितने बैग है इसमें, 3 है ना। E1 A अपॉन में E1, E2 A अपॉन में E2 प्लस E3 A अपॉन में E3। मैं सारी वैल्यू लिख लेता हूं, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? बॉक्स कितने हैं? बॉक्स 1 है 1 और टोटल बॉक्स है 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी यही होगा, ठीक है जी। तो अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो आप ये भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू कितना है? 1/3। A/E1 का मतलब क्या हुआ कि बैग 1 में गोल्ड की प्रोबेबिलिटी, तो बैग 1 में बॉक्स 1 में बोथ आर गोल्ड, दोनों ही गोल्ड है। तो टोटल गोल्ड कितने हो गए? 2, और टोटल उसमें कॉइन कितने हैं? 2। 2 से 2 गया तुम्हारा 1। ये डाटा भी आपको यहाँ पर लिख लेना होगा, क्योंकि क्या पता तुम क्वेश्चन के अंदर पढ़ रहे हो, कुछ मिस हो गया हल्का सा, कुछ पता थोड़ी है। डाटा अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना, तो 2B है इसमें, इसमें 1B है, 1G है, और इसमें क्या है? 2G। दोनों ही गोल्ड, सॉरी दोनों ही सिल्वर है ना। आखिरी वाले में, बीच वाले में, बीच वाले में दोनों सिल्वर है ना। तो 2S है इसमें, और इसमें क्या है हमारे पास? 1G है और 1B है। 1G और 1S, ठीक है, यही है ना। तो A/E1 कितना हो जाएगा? 2/2। A/E2 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? सेकंड में गोल्ड, तो गोल्ड कितना है इसमें? गोल्ड तो एक भी नहीं है, तो 0/2 दैट इज व्हाट योर 0। और A/E3 का मतलब क्या हुआ? थर्ड में गोल्ड, तो थर्ड में गोल्ड कितना है? 1, और टोटल कॉइन 2 है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/2 हो जाएगा। सही है। ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पर प्लेस कर देनी है, सॉल्व करके जो तुम्हारा फाइनल आंसर आया है वो आ गया है कितना? 2/3। सही है, आ गया समझ में? ये सारे डाटा आपको ढंग से लिखने हैं, सॉल्व करना है। ओके, आओ फिर आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास एग्जांपल 19, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन अभी करेंगे आप, पहले एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.3 का तीसरा क्वेश्चन कर लें, ठीक है जी। एग्जाम्पल और क्वेश्चनों का कॉम्बिनेशन आप चलाओगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ढंग से देखना है, पढ़ना है एक एक चीज। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए, इसका मतलब आप बेशरम के मास्टर नहीं होगे, परफेक्ट नहीं होगे। अगर चेक करना है अपनी परफेक्टनेस को तो ये वाला क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। मैं करा देता हूं, चलो देखो। बोला है ऑफ द, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होंगी, कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जो मैं बोलूंगा तो वो आपके आगे भी काम आएगा। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल। जैसे कॉलेज है उसमें 60% बच्चे जो है हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। एंड 40% आर द डे स्कॉलर। डे स्कॉलर का मतलब होता है कि नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल, मतलब वो घर से आते हैं पढ़ने और पढ़ के फिर चले जाते हैं घर, तो उन्हें बोला जाता है डे स्कॉलर। तो 60% जो हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं और 40% जो है हॉस्टल में नहीं रहते, घर पे रहते हैं, नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल। क्लियर है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट्स दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेंड ए ग्रेड। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी क्लास 12th की है। दिखाई दे रहा हो रहा है ना एप्लीकेशन? ये समझ में आ रहा है ये वाला? ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं कि भाई पिछले 5 साल में ये हुआ है तो अगले 5 साल में ऐसा होगा। इकोनॉमी जो देश की चलती है वो भी ऐसी चलती है कि पिछले स्टॉक मार्केट में, इवन स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही काम करता है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ही चलती है उसमें भी। आ रही बात समझ में? तो एक्चुअल जो आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो एप्लीकेशन वाली वो क्लास 12th की है।
क्लास 9, 10th, 11th में तो बेसिक है, वो चीज़ वो है जो होती नहीं है। टॉस कॉइन को टॉस कौन करना जाता है? कोई नहीं करता है ना। चलिए देखिए क्या हुआ। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। जो हॉस्टल के अंदर ही रह रहे थे उसमें से 30% बच्चों का ए ग्रेड आया है। एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। और जो घर से आते जाते थे, जो डे स्कॉलर थे, नॉट रिसाइडिंग इन हॉस्टल थे, उनमें से जो 20% है उनका ए ग्रेड आया है। सही है। बोला क्या गया है, एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम। अब साल के आखिरी में क्या हुआ, एक स्टूडेंट को निकाल लिया, आजा भाई, ठीक है, फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज एन ए ग्रेड। किसी भी एक को पकड़ लिया और देखा, चेक किया तो पता चला उसका ए ग्रेड है, फाउंड हो गया कि ए ग्रेड आ गया उसका। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज अ हॉस्टलियर। मतलब प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो बच्चा था वो हॉस्टल वाला ही था। समझ में आ गया? क्वेश्चन का मकसद समझ में आ गया? तो आप ट्राई करेंगे, हैं? ट्राई खुद से करेंगे तभी जाके आपका दिमाग भी चलेगा। आप देख देख के लिखते रहोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इसको कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार ट्राई कर लीजिए ध्यान से देख के, E1 क्या है, E2 क्या है, A अपॉन में E1 क्या है, A अपॉन में E2 क्या है, सारी चीजें, ठीक है। फटाफट करिए। चले बेटे, तो इत्मीनान से देखिए इधर, बहुत बच्चों का आ भी गया, कुछ बच्चों का नहीं आया है। हम करते हैं इस क्वेश्चन को, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर दो चीजों की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इट इज नोन दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। तो दो बातें हो गई। E1 क्या होगा, लेट क्या कर लेंगे हम, लेट E1 जो होगा वो क्या होगा, हॉस्टेलियर होगा, ठीक है जी। और E2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, डे स्कॉलर। E2 क्या हो गया तुम्हारा, डे स्कॉलर। सही जी, इतनी सी बात समझ में आ गई कि हमारा डे स्कॉलर कौन सा है और E1 क्या है और E2 क्या है, ये क्लियर हो गया। अब हुआ क्या है, ईयर के एंड में एक बच्चे को निकाला और पता चला कि क्या फाउंड हुआ, वो ए ग्रेड। तो ए क्या मानेंगे हम, जो अटेन करता है, अटेन्स ए ग्रेड, जो ए ग्रेड लाता है बच्चा। सही है, इतनी सी बातें क्लियर हो गई। अब हमको चाहिए क्या, पहले वही लिख लिया करो। क्वेश्चन में सारा डाटा जो भी है बनाने से पहले यही लिख लिया करो कि चाहिए क्या तुमको क्या चाहिए, कि जिसको ए ग्रेड आया है और बताओ कि वो हॉस्टेलियर है। मतलब कि ए ग्रेड आ गया और हॉस्टेलियर, हॉस्टल वाला कौन सा है, E1 है। तो यू नीड टू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन में ए आपको निकालना है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपसे इसका फॉर्मूला अगर आप लिखते हो, फॉर्मूला लिख लो तब आपको पता चलेगा ना निकालना क्या है आपको। तो फॉर्मूला आपने लिख लिया, E1 डॉट ए अपॉन में E1 अपॉन में E2 डॉट ए अपॉन, सॉरी, ये E1 वाला पूरा पोर्शन लिख लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डॉट ए अपॉन में E1 प्लस E2, क्योंकि दो ही कंडीशन बन रही है ना इसमें, तो ए अपॉन में E2। सही है, इतनी सी बात। तो मतलब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए, सारी चीजें यहां पर लिख देता हूं मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, E1 का मतलब जो हॉस्टल वाले हैं, हॉस्टल वाले कितने परसेंट बच्चे हैं, अगर 60% बोला है तो 60% इज द प्रोबेबिलिटी, जो 60% रहते हैं लगभग। तो इसका मतलब हो जाएगा 60 अपॉन में कितना, 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, 40% बच्चे रहते हैं लगभग, तो मतलब 40 अपॉन में 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपका क्लियर हो गया, राइट। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ए अपॉन में E1 का मतलब क्या हुआ, कि जो E1 में रहते हैं, मतलब हॉस्टल में रहते हैं और उनका ए ग्रेड आया है। तो इसमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। कितने परसेंट बच्चों का ए ग्रेड आया है, जो हॉस्टल में रहते हैं। तो जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं उनका ए ग्रेड आया है, कितने परसेंट बच्चे, 30%। तो 30/100। और A/E2 का मतलब क्या हुआ, कि जो डे स्कॉलर हैं और उनका ए ग्रेड आया है। क्या मतलब हुआ, E2 इज व्हाट, योर डे स्कॉलर, और ए क्या है तुम्हारा, ए ग्रेड। तो डे स्कॉलर जो ए ग्रेड आया है, तो कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने परसेंट, 20%। अगर यही नंबर दिया रहता, यही क्या दिया रहता, नंबर, तो फिर आउटकम अपॉन में फिर टोटल करते तब उससे निकलता।
लेकिन यहाँ परसेंटेज दे दिया, परसेंटेज इज ऑल, परसेंटेज हमेशा ही प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, ठीक है। तो कितना हो गया 20 अपॉन में 100। अच्छा तुम एक चीज यहाँ नोट कर रहे हो कि मैं यहाँ काट नहीं रहा हूं, ये कारण काटने का नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के कॉमन लेके मैं काट दूंगा। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे 0 से 0 काट लिए 3/5 हो रहा है, तो ये ना करके मैं आगे, क्योंकि मेरे कैलकुलेशन मुझे थोड़ा इजी बनाना है, तो वो काम मैं करूंगा। समझ में आ रही है बातें? सारा डाटा मिल गया, अब कुछ करना है क्या? सिंपल कैलकुलेशन करना है, जो कि 5वीं 6ठी का बच्चा भी कर लेगा। कैसे? E1 की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी 60 अपॉन में 100। A अपॉन में E1 की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, कहां गया 30 अपॉन में 100। ये सेम तो पहले ऊपर ही लिख लो, 100 प्लस 40 अपॉन में 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 100। अब जब तुम कॉमन ले रहे होगे तो ऊपर से 100 ये दोनों 100 कॉमन चले जाएंगे ना। ऐसे तुम मत काटना, थोड़ा कॉमन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर परफेक्ट हो गए हो तो काट लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 60 इंटू 30 1800। अच्छा चलो यहां भी कॉमन लेके काटो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। देखो 2 0 इधर कॉमन आ जाएगा और ऊपर 2 0 है ही, तो कितना हो गया 18। 18 प्लस का कितना 8, 18 अपॉन में 26। 2 से जाएगा 9, 2 से जाएगा 13, तो आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा वो कितना आ जाएगा 9/13। क्या यही आ रहा है आंसर? समझ में आया क्या? कौन कौन सी चीजें थी, कैसी कैसी चीजें थी, क्लियर हो गया? कोई परेशानी है किसी बच्चे को? नहीं है? ठीक है, तो इसे जिनका नहीं हुआ था एक बार नोट कर लेंगे, ओके। एंड देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अच्छा इसका बॉक्स अगर आपको बनाने का मन करता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए जरा थोड़ा ध्यान दे लीजिए। जो आपका डे स्कॉलर है, हॉस्टल वाला हो गया, डे स्कॉलर वाला हो गया, डे स्कॉलर, हाँ या E2 E1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। E1 हो गया, E2 हो गया, ठीक है। हॉस्टल में कितने लोग रहते हैं? 60% लोग रहते हैं हॉस्टल में, ठीक है जी। और 40% डे स्कॉलर का हो गया, ठीक है जी। और ए ग्रेड का क्या है तुम्हारा? ए ग्रेड वाले कितने हैं? 20% जो हॉस्टल, 30% जो हॉस्टल में है और 20% जो है डे स्कॉलर में, हो गया। ये ए ग्रेड का बस यही आ जाएगा और हॉस्टल वाले का ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे एक चीज बता, हर एक में आपको देखो डाटा पता है ये बॉक्स कब बनाओ, ये भी एक हिंट है बताए तो, जब डाटा दिया हुआ है एक एक करके, नंबर्स दिए हुए हैं बहुत सारे मल्टीपल, यहां तो गिवन दिया हुआ है, सबकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ही दी गई है, तो यहां बॉक्स बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं। बॉक्स बनाने की कब जरूरत है? जब नंबर्स दिए गए हैं बहुत सारे। अभी आएंगे आगे क्वेश्चंस जिसमें नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना, ओके। तो वो हम करेंगे, वो मैं आपको कराऊंगा भी। तो बॉक्स आप ये बनाने के मतलब ये पूरा डाटा आप लिखने की वैसे खास जरूरत तभी होगी जब नंबर्स क्या होंगे बहुत सारे, जहां पर क्या होगा आउटकम अपॉन में टोटल करके सारी चीजें निकालनी होगी, उस समय आप बनाओगे तो ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। समझ में आया कुछ? ओके, तो आई होप ये थर्ड क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आइए जी। 4th क्वेश्चन देखिएगा जरा, ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है ना। इसमें ना एक हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई नई चीजें होंगी जो कि आपको सोचनी होती हैं, समझ रहे हो? ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या क्या नया चीज है आपको समझ में आएगा, देखना। देखिए जी, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एमसीक्यू का टेस्ट हो रहा है, एमसीक्यू का टेस्ट हो रहा है, ठीक है जी। और उसमें क्या है, आंसर दे रहा है बच्चा, क्या बोला है, अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस। क्या स्टूडेंट या तो गेस करता है मतलब तुक्का मारता है, या फिर वो जानता है, ठीक है ना। देखना अभी इसमें एक बीच में हल्का सा ट्विस्ट आएगा, आपको पता चलेगा। बोला गया लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। मान लो कि 3/4 की प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता है, जानने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 है। और 1/4 भी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस, जब वो गेस करता है तो 1/4 होगा, ठीक है। एज्यूमिंग दैट a student who guesses at the answer will be correct, मतलब क्या है
कि अगर स्टूडेंट है गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर किसी ने गेस कर लिया, उस बंदे ने गेस कर लिया, तो गेस करेगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सही होने की, करेक्ट होने की? 1/4। यही लिखा गया है ना, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, क्वेश्चन भी पढ़ते रहो साथ में। बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो क्या होगा, वो आंसर जानता होगा और अगर उसने आंसर को करेक्ट किया है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले यहां पर दो बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक बार क्वेश्चन करके आपको समझ में, पढ़ के समझ में नहीं आएगा, ध्यान से सुनिए। जब आप पेपर में या कहीं भी अभी भी आप कर रहे होगे ना, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, प्रॉपर तरीके से देखो कहां पर क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। यहां पर 2 बातें आ रही हैं कि वो बच्चा आंसर को जानता है या फिर वो गेस करता है। 2 बातें आ गई, और तीसरी बात आ गई है करेक्ट होने की। तीसरी कौन सी बात आ गई है? हमें जो निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो आंसर जानता होगा अगर उसने करेक्ट आंसर दिया है तो। सही है भाई, करेक्ट आंसर अगर उसने दे दिया है तो क्या पता वो जानता होगा तब दिया होगा या फिर गेस किया होगा तब भी तो करेक्ट हो सकता है। अरे बात में, तो ए क्या होगा पहले ए बताओ। आंसर करेक्ट ए होगा। सबसे पहले इसको थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं मुझे पता है, बट स्टिल ये देखिए E1 मैंने मान लिया कि वो आंसर को क्या करता है, उसे पता है, और E2 क्या कर रहा है, वो गेस कर रहा है। ये हो सकता है, सही है जी। ए क्या है, करेक्ट आंसर दे दिया। कौन सा आंसर दे दिया? यहां पर एक चीज आपसे पूछने वाला हूं मैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। और जस्ट मैं ये पूछूंगा कि कौन कौन उसका आंसर जानता है, ठीक है ना, वही बस हाथ उठाएंगे। अभी आगे आएगा, अभी देखो। अच्छा जी, हमें चाहिए क्या? E1 मिल गया, E2 मिल गया, ए मिल गया, तो हमें क्या चाहिए? अगर आंसर करेक्ट है तो बताइए कि वो ही नोज द आंसर, तो मतलब कितना चाहिए? E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए हमको निकालना है। ओके, चलिए आइए जरा इधर आइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ही नोज द आंसर। ही नोज द आंसर का क्या प्रोबेबिलिटी है? लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। ये प्रोबेबिलिटी ही दी गई है, तो यहां कोई बॉक्स वगैरह बनाने की कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 3/4। E2 क्या हो जाएगा? बोला है कि एंड 1/4 विद द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस। उसके गेस करने की प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए, तो वो कितनी है? 1/4 है। सही है, इतनी सी बात समझ में आ गया? अच्छा जी, अब हमको जो चाहिए वो ये 2 बातें चाहिए। कौन कौन सी 2 बातें? A अपॉन में E1 और क्या चाहिए? A अपॉन में E2, ये चाहिए ना। आइए जरा पहले हम बात करेंगे A अपॉन में E2। A अपॉन में E2 का मतलब क्या है? थोड़ा ध्यान से सारे बच्चे यही फोकस करिए। A अपॉन में E2 का मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ही गेसेस और आंसर इज करेक्ट। तो ही गेसेस द आंसर इज करेक्ट कहां दिया है? कहीं। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर वो गेस करता है तो आंसर करेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4। मेरा क्वेश्चन यही है, क्या है? A/E1 का मतलब क्या हुआ? A/E1 का मतलब हुआ, बोलेगा कोई नहीं, बस खाली आप देखिए। A/E1 का मतलब क्या हुआ? A/E1 का मतलब क्या हुआ कि E1 मतलब वो जानता है और आंसर सही होगा, ठीक है। वो जानता है और आंसर सही देगा। अब जरा मुझे हाथ उठा के बता दीजिए कि किसको किसको, अच्छा इसकी वैल्यू दी गई है इसमें कहीं? ही नोज द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। ही नोज द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट कहीं है? किसको किसको पता है? हाथ उठा लो जरा। इतने बच्चों को पता है ही नोज द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ही नोज द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपने हाथ उठाया था? नहीं, आपने उठाया था? बताइए। 3/4। ओके, और कौन कौन कैसा कैसा? हाथ उठाओ भाई, हाथ उठा के रखो, मैं याद थोड़ी करूंगा इतना। और कौन कौन है? हाँ आप बताइए। 1 कैसे होगी? मैक्सिमम की बात कहां से आ रही है यहाँ पर? आप बताइए। 1। काफी बच्चे 1 बता रहे हैं। एक बात बताओ कि अगर कोई बच्चा आंसर को जानता होगा MCQ में, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी उसकी क्या होगी?
उसे क्या सांप ने काटा है 1/2? गलत सही का क्या मतलब? अगर तुम आंसर जानते हो, 4 ऑप्शन है और तुमको आंसर पता है, तो तुम सही ही दोगे ना। तुम्हें कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि तुमको ए आंसर पता है और तुमने बी पे टिक लगा दिया। नहीं यार, ये बात समझ में क्या बोला मैंने? अगर आप आंसर को जानते हो, अगर आप आंसर को जानते हो तो आप आंसर सही ही दोगे ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, 1/2 नहीं होगी। आप अगर जानते हो तो फिर वहां पर चांस तो बनता ही नहीं है ना। आपको पता है कि आंसर क्या है, तो आप करेक्ट आंसर जानते हो तो करेक्ट ही लगाओगे ना, सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं आपका हाथ कहीं ऐसा जा रहा है और फिर किसी ने खिसका के नीचे वाले पर टिक करवा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप आंसर जानते हो तो उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1। सारा डाटा मिल गया? क्या करना है इन सारे डाटा को? फॉर्मूला में पुट करना है, सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट करिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक एक चीज नोट डाउन करके। देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको करने से पहले आप आगे के ये 3-4 क्वेश्चन है ये सब कर सकते हो आप, ठीक है। ये सब इंश्योरेंस वगैरह हो गए, ये सारी चीज आप कर सकते हो इसको करने से पहले। बट ये क्वेश्चन अभी आपको मैं कराता हूं, ठीक है जी। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई है जिसकी जरूरत नहीं है आपको। आपको जरूरत जितना होगा उतना ही तो आप लोगे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है तो देता रहे, हमें क्या मतलब है, हमें तो जो जरूरत है वही निकालना है। ओके, देखिए जी, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। क्या बोला है? अ लेबोरेटरी टेस्ट, ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। अगर बीमारी है सच में तो 99% तो वो डिटेक्ट कर लेगा। However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. अगर हेल्दी पर्सन को टेस्ट कर लिया, अगर हेल्दी पर्सन टेस्ट होता है तो उसको पॉजिटिव दिखा देगा। सपोज करो कोरोना है, सपोज करो ये जो बीमारी है कोविड की बीमारी है। ये क्या है, पिछले साल पेपर में आया था ये, ठीक है। पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी, 2021 के पेपर में भी आया था और 22 के पेपर, मतलब 22 के पेपर में भी आया था और 23 के पेपर में भी आया था। कोरोना वाला, कोरोना का आ जाता है, HIV का आ जाता है, ठीक है जी। तो क्या है कि अगर एक ऐसा बंदा है जिसको कोरोना नहीं है बट स्टिल वो टेस्ट कराने गया तो पता चला कि उसको कोरोना बता दिया उन्होंने, तो फॉल्स रिजल्ट वही होता है कि बीमारी एक्चुअली में है नहीं और फिर भी बीमारी बता दी। तो 0.5% वही है कि हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया है और उसको पॉजिटिव बता दिया। डन, कोई परेशानी है? नहीं है। इसमें ब्रैकेट में लिखा भी है कि इफ अ हेल्दी पर्सन इज टेस्टेड देन द प्रोबेबिलिटी 0.005 द टेस्ट विल बी इंप्लाई ही हैज द डिजीज। अंदर बता दिया है कि प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। अब बोला है इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैज द डिजीज। डिजीज कितने परसेंट लोगों को है? 0.1% पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कुछ भी है, उसमें से 0.1% लोगों को एक्चुअली में डिजीज है, ठीक है। तो बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। हमारा पता है, हमारी थिंकिंग कहां से निकलती है? हमारी थिंकिंग वहां से निकलती है जहां से हमको जो चाहिए, राइट? क्या चाहिए हमको? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज द डिजीज। प्रोबेबिलिटी बताइए कि पर्सन को डिजीज है, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। और उसका टेस्ट रिजल्ट क्या आ गया? उसको डिजीज है और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो गिवन दैट वाला जो होता है वो क्या होता है? ए। जो फाउंड हो गया वो ए हो गया, तो ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव रिजल्ट। E1 क्या है कि हैज द डिजीज, एक्चुअली उसको डिजीज है। तो E2 क्या होगा? नॉट हैविंग द डिजीज, बीमारी है या फिर बीमारी नहीं है, यही तो होगा। तो देखो जरा ध्यान से, आपने क्या करना है, लेट करना है E1 कि एक्चुअली हैविंग डिजीज, हैविंग डिजीज, सच में उसको क्या है? डिजीज है। और E2 क्या है? नॉट हैविंग डिजीज, बीमारी नहीं है। समझ में आया क्या? यही बोला है ना, आपको निकालना है कि उसको डिजीज है और रिजल्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। तो E1 आपने डिजीज है ले लिया और E2 क्या ले लिया कि डिजीज नहीं है। और ए क्या ले रहे हो आप? पॉजिटिव रिजल्ट आ गया उसका। क्या आ गया उसका रिजल्ट? पॉजिटिव। तो पहले तो आप फॉर्मूला बना लो कि चाहिए क्या तुम्हें, क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना? अगर पॉजिटिव है तो उसको डिजीज भी है, मतलब E1/A तुमको चाहिए, यही चाहिए ना। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? अब जब मैं करा दूंगा ना इस क्वेश्चन को, तुम्हें लगेगा अरे यार ये तो बहुत आसान था,
ठीक है ना। और अगर ऐसा लगे तो समझो कि तुमको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का मतलब है कि एक्चुअली हैविंग डिजीज, कितने लोगों को डिजीज है? 0.1% लोगों को डिजीज है। 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअली हैविंग डिजीज। डिजीज कितने लोगों को है? 0.1% है। तो 0.1% का मतलब क्या होता है? 0.1 अपॉन में 100, और 0.1% 1 अपॉन में 100 है, तो इसे 1 अपॉन में कितना लिख सकते हो तुम? 1/1000 लिख सकते हो। तो अगर इतने लोगों को डिजीज है तो कितने लोगों को डिजीज नहीं होगा? आपने पढ़ा है ना, है प्लस नहीं है इज इक्वल टू 1। तो है का पता चल गया, उधर ले जाके माइनस कर दोगे तो नहीं है का आ जाएगा। नहीं आएगा? लिख दो मैं यहां पर, देखो कैसे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज नहीं है इज इक्वल टू कितना? 1। तो नहीं है का कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अरे ये है E1, 1 माइनस कितना? 1 अपॉन में 1000। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 999 अपॉन में कितना आ जाएगा? समझ में आया नहीं आया? इसमें आपने है का E1 लिया है, नहीं है का क्या लिया हुआ है? E2 लिया हुआ है, तो यहाँ पर E2 लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा तुम्हारा? 999 अपॉन में 1000। समझ में आया कि नहीं? बता दो इसे। अच्छा जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E2 जो हो जाएगा तुम्हारा, वो कितना हो जाएगा? E2 कितना हो जाएगा? 999 अपॉन में 1000। अब इसके बाद चीजें और स्टार्ट होनी है। क्या स्टार्ट होनी है? A बाई E1 और A बाई E2। आ जाओ। A बाई E1 का मतलब क्या हुआ? A बाई E1 का मतलब है कि उसको बीमारी है और पॉजिटिव भी आ रहा है। कितने % लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको बीमारी है और पॉजिटिव भी आ रहा है? ध्यान से देखो, बोला है कि 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इन फैक्ट। अगर बीमारी है और फिर भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो 99% लोग हैं। कितने हैं? और यहां नीचे क्या दिया हुआ है? हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड्स अ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। जिसको बीमारी नहीं है और फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, वो कितना है? 0. आया समझ में कि नहीं आया? A बाई E1 क्या हो जाएगा? 99%, मतलब 99 अपॉन में 100। और A बाई E2 कितना आ जाएगा? जिनको बीमारी नहीं है, नॉट हैविंग डिजीज, बट फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। दिया है ना इसमें साफ साफ, जिनको बीमारी नहीं है और फिर भी पॉजिटिव आ रहा है, ये है ना। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्टेड। हेल्दी पर्सन का टेस्ट कर लिया और उसका पॉजिटिव आ गया, तो 0.5%, मतलब 0.5 अपॉन में कितना? 100। मैं 100 का कॉम्बिनेशन इसलिए बना रहा हूं, आपको पता ही चल रहा होगा किस लिए बना रहा हूं। ये कितना हो जाएगा एक्चुअली में? 5/1000 हो जाएगा। जिससे ये है कि आगे जब सॉल्व करोगे तो कॉमन ले सकते हो, 2 0 से 2 0 लेके काट लेना। समझ में आया? सारी चीजें मिल गई। अब फॉर्मूला डालना है, सॉल्व करना है। क्लियर हुआ क्या? एक बार इसको कैलकुलेट करिए प्रॉपर तरीके से, देन उसके बाद आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को। फटाफट करिए। चलिए, तो इसका आंसर फाइनल एक बार मुझे बता दीजिए, इसका आंसर क्या आया? सॉल्व करके प्रॉपर आंसर 22/133। कितना आया? उसको कट भी करना है। कितना? 198 अपॉन में कितना आ रहा है? 198 अपॉन में 1197। बेटा ये, और इसे आप वो करो ना, इसे थोड़ा सा और रिड्यूस कर लो, जितना रिड्यूस हो सकता है मैक्सिमम उतना करोगे ना, तब जाके यही आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है जी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? 11 से काट लो, 11 से भी कट जाएगा। नहीं, 11 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा। ओके, तो आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आपने लगभग एक प्रॉपर आइडिया ले लिया कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, हो कैसे सकता है, किस तरीके से कौन कौन सी चीजें होती हैं, आगे आपको आइडिया। अब आपको करना यह है, ध्यान से सुनो। अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो ब्रेक लेके सारे क्वेश्चन पहले दोबारा करना, जितने कर लिए हैं दोबारा घर जाके। ये तो सारे क्वेश्चन मेरी हेल्प से किया ना आपने, अब आपको खुद करना है। पहला क्वेश्चन नहीं करना, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना आपको, ठीक है जी। बाकी सारे क्वेश्चन आप जितने आपने किए हैं सारे उन्हें दोबारा करिए, और उसके बाद एनसीईआरटी के आगे के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करिए उसी माइंडसेट से कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन को करना कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना है। सही है, ये आप कर लोगे अच्छी तरीके से, समझ में आ जाएगा।
और प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करना होगा, तभी जाके आप परफेक्टनेस आपके अंदर आएगी। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच।